हमने अपनी पिछली यूनिट खत्म की थी, यूनिट नंबर 4। आज बात करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लास्ट यूनिट पर। क्या नाम है भाई? यूनिट 5, नाइट्रोजन के यौगिक। टॉपिक डालो भाई, नाइट्रोजन के यौगिक, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के यौगिक के मैं डेफिनेशन बताऊं, सीधी परिभाषा है कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बंध पाया जाता है। ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन परमाणु के बीच में कोई बंध होता है, ऐसे सभी कंपाउंड नाइट्रोजन के यौगिक कहलाते हैं। कौन सा बंध होना चाहिए? कार्बन नाइट्रोजन बंध। ऐसे सभी यौगिक क्या हो जाएंगे? नाइट्रोजन के यौगिक हो जाएंगे। इसमें हमारे सिलेबस में कौन है भाई? एमिन हमारे सिलेबस में है, नाइट्रो यौगिक हमारे सिलेबस में, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? एमिन के बारे में बात करेंगे। अगर मैं एमिन की आपको परिभाषा बताऊं तो अमोनिया ऐसा होता है, इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हटाकर मैंने R जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? एमिन बन जाएगा। इसे कहा जाता है 1 डिग्री एमिन। इसके दूसरे हाइड्रोजन को हटाकर मैंने एक और R जोड़ दिया तो ये बन जाएगा 2 डिग्री एमिन। इसके तीनों हाइड्रोजन को हटाकर मैंने R जोड़ दिया R। इस तरह से जो बनेगा उसको कहा जाता है 3 डिग्री। तो अमोनिया के हाइड्रोजन को हटाकर एल्किल समूह जोड़ते जाइए तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिन का निर्माण हो जाएगा। इन्हीं के बारे में हमने डिटेल से पढ़ ली है। आए बात समझ में? लिखो, परिभाषा लिखो पहले तो कैसे। वे यौगिक जिनमें कार्बन तथा नाइट्रोजन के मध्य, वे यौगिक जिनमें कार्बन तथा नाइट्रोजन के मध्य बंध पाया जाता है, कार्बन तथा नाइट्रोजन के मध्य बंध पाया जाता है, नाइट्रोजन के यौगिक कहलाते हैं। नाइट्रोजन के यौगिक कहलाते हैं। The compounds in which carbon-nitrogen bond is present. The compound in which carbon-nitrogen bond is present are called compounds of nitrogen. Are called compounds of nitrogen. अगला टॉपिक डालो एमीन। लिखो इसके अंदर जब अमोनिया के हाइड्रोजन को एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला यौगिक एमिन कहलाता है। प्राप्त होने वाला यौगिक एमिन कहलाता है। यह निम्न प्रकार का होता है, यह निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, लिख लो नाम। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, नाम लिखो वैसे सबके। आप लोग लिखो। व्हेन हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया, when hydrogen of ammonia is replaced by alkyl group, then resulting compound is called amine. Then resulting compound is called amine.
ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए प्राइमरी एमिंग, सेकेंडरी एमिंग एंड टर्शियरी एमिंग। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब लिखो नामकरण, नोमेनक्लेचर। तीनों का हम अलग अलग नामकरण करेंगे, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शियरी का। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्राइमरी एमिंग की बात करेंगे, जिसको हम 1 डिग्री एमिंग भी बोलते हैं भाई। ठीक है, दो पद्धतियों में करेंगे, एक तो कॉमन में करेंगे और एक आईयूपीएसी में करेंगे। देखो सबसे पहले सामान्य की बात करते हैं। सामान्य में तो सबसे नॉर्मल है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथिल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया भाई? मैथिल। और इधर की तरफ ये क्या हो जाएगा? एमीन। तो इसको क्या बोल दिया? मैथिल एमीन बोलोगे। दो कार्बन है, उसको क्या बोलोगे? एथिल बोलोगे। नाम क्या हो गया इसका? एथिल एमीन इसका नाम हो जाएगा। अगर आईयूपीएसी की बात करूं तो आईयूपीएसी को क्या बोलते हैं? मेथेन, एथिलीन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मेथेन के पीछे क्या लगा दो? एमीन लगा दो, एमीन। तो क्या बन जाएगा? मेथेन एमीन। ठीक है ना? एथिलीन के पीछे एमीन लगा दो तो क्या बन जाएगा? एथिलीन एमीन बन जाएगा। आई बात समझ में? ये मेथेन एमीन और ये क्या बन जाएगा? एथिलीन एमीन। इस प्रकार से आप इनका नामकरण कर सकते हो। अब दूसरे की बात करते हैं, द्वितीयक एमीन की बात करते हैं, सेकेंडरी एमीन की बात करते हैं। ठीक है, इसको 2 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। एग्जांपल की बात करूं तो ये तो भाई इधर की तरफ CH3 था, ओ ये NH और ये मैंने क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया। अगर सामान्य की बात करूंगा, मैं सामान्य नाम की बात करूंगा तो मेथिल मेथिल कितने हैं? 2 है। तो क्या हो जाएगा? डाइमेथिल एमीन। अगर आईयूपीएसी की बात करूं तो किसी भी एक समूह को क्या मान लो? प्राथमिक मान लो, मतलब मुख्य समूह मान लो। तो मुख्य भी एक है, ये भी एक है, तो इसको मेथिल बोल दो और इसको क्या बोल दो? मेथेन बोल दो। अब मेथिल किस पर लगा हुआ है? नाइट्रोजन पर लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? N-मेथिल। और नीचे क्या हो जाएगा? मेथेन। क्या किया मैंने? ये जो मेथिल है ना, ये नाइट्रोजन पर ही लगा हुआ है, इसलिए N-मेथिल जैसे लिखना है ना, 1 मेथिल, 2 मेथिल, 3 मेथिल, 4 मेथिल, ऐसे मैंने क्या कर दिया? N-मेथिल कर दिया। इधर भी एक ही कार्बन है तो मेथिल, और ये क्या है? एमीन। तो क्या हो गया? मेथिल एमीन। दूसरे एग्जांपल लेते हैं, माना कि ये CH3 है, ये NH है, ये CH2 और ये क्या हो गया? CH3 हो गया। बताओ, दो कार्बन एथिल और ये मेथिल, ये तो E से शुरू होता है और ये N से शुरू होता है। पहले कौन आएगा? एथिल आएगा। तो नाम क्या हो जाएगा भाई इसका? एथिल। और ये हो जाएगा मेथिल, और पीछे क्या हो जाएगा भाई? एमीन हो जाएगा। अगर आईयूपीएसी की बात करूं तो बड़े वाले एल्केन समूह को तो मानना है मुख्य और इसको मानना है प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो गया? मेथिल किस पर लगा हुआ है? नाइट्रोजन पर। तो क्या हो जाएगा? N-मेथिल। ठीक है ना? N-मेथिल। इसको क्या बोलते हैं? एथेन प्लस एमीन। तो नाम क्या हो गया? एथेन एमीन। ठीक है ना? N-मेथिल एथेन एमीन। इस प्रकार से आप द्वितीयक एमीन का सामान्य में तथा आईयूपीएसी में नामकरण कर सकते हो। तीसरे की बात करते हैं, किसकी? नंबर से, तृतीयक एमीन, टर्शियरी एमीन। ठीक है, इसको हम 3 डिग्री एमीन बोलते हैं। एग्जांपल की बात करें, ये इधर की तरफ CH3 है, ये N, इधर की तरफ भी CH3 और ये क्या हो गया? CH3 हो गया। अगर सामान्य नाम की बात करूं, ये भी मेथिल, ये भी मेथिल, ये भी मेथिल, कितने हैं? 3 है। तो नाम क्या हो जाएगा? ट्राइमेथिल। और पीछे क्या लगा दो? एमीन लगा दो। अगर आईयूपीएसी नाम की बात करूं तो देखो, दो को तो मानोगे प्रतिस्थापी और
एक को मानोगे मुख्य, सभी एक ही है, तो ये भी n पर ही है, ये भी n पर ही है, तो क्या हो जाएगा n, डाइमेथिल। अरे दो के लिए डाई करते हैं ना, ये भी n पर, ये भी n पर, तो n, डाइमेथिल। और पीछे इसको क्या बोलेंगे, मैथेन प्लस एमीन। ये क्या हो जाएगा भाई, मैथेन। दूसरा एग्जांपल, ये CH3, ये नाइट्रोजन, ये CH3 और ये CH2 और ये CH3 हो गया। ये दो मेथिल मेथिल, ये एथिल, तो E पहले आता है, तो पहले E को लिखो, ये हो जाएगा एथिल। कितने मेथिल है, दो मेथिल है, तो डाइमेथिल। और इधर की तरफ क्या हो गया, एमीन। ये तो कौन सा हो गया भाई, सामान्य नाम हो गया। अगर आईयूपीएसी की बात करेंगे तो ये भी मेथिल, ये भी मेथिल, इसको क्या मानोगे, मुख्य मानोगे, मुख्य। तो लिख दो एन डाइमेथिल एथेनेमीन, एथेन के साथ मेमीन, तो एथेनेमीन। N, एथेनेमीन। फॉलो हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। कार्बोलाइज, अरे ये कर लिया, मिटा दो भाई, मिटा दो। क्या पहले ये करना था, फिर ये करना था, फिर ये करना था, मिटा दो। ये हो गया हमारा नामकरण। ऐसे आप चाहो तो और भी एग्जांपल कर सकते हो, मैंने दो एग्जांपल करा है ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ये सब बातें देखो आप लोगों ने 12th में सीखनी होगी, ठीक है ना। हमें तो केवल जो रिएक्शन आएगी ना, अभिक्रिया, उनमें नाम लिखने की जरूरत पड़ेगी, और कभी कभी आगे नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कर लिया, सीख लिया हमने। अब हम बात करेंगे एमिनो की क्षारकता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है। हाँ भाई, एमिनो की क्षारकता। अब देखो, एमिनो में नाइट्रोजन परमाणु के पास क्या होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब एडी होते हैं। इस एडी को त्याग कर ये एमिन क्षारकता प्रदर्शित करते हैं। देखो आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है ना, 12th में आप लोगों ने सीखा होगा, क्या सीखा होगा कि यदि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों को देता है, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों को देता है तो वो क्षारकता प्रदर्शित करता है। अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों को लेगा तो अम्लता प्रदर्शित करेगा। अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों को लेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, तो फिर वो क्षारकता प्रदर्शित करता है। क्षारकता, इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा तो क्या दिखाएगा, क्षारकता दिखाएगा। नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इनको डोनेट करके बेसिसिटी शो करता है या क्षारकता प्रदर्शित करता है। इसकी ये जो क्षारकता है ना, ये कुछ कारकों पर निर्भर करती है।
ये क्षारकता कुछ कारकों पर निर्भर करती है, हमें उन कारकों को डिटेल में पढ़ना है। पहले आप इतना लिखो, फिर हम कारकों को समझेंगे ध्यान से। लिखो, एमिनो में नाइट्रोजन परमाणु का, एमिनो में नाइट्रोजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। एमिनो में नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिसे त्याग कर एमिन क्षारकता प्रदर्शित करते हैं, जिसे त्याग कर एमिन क्षारकता प्रदर्शित करते हैं। इनकी क्षारकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। इनकी क्षारकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1 आप लोग, इन एमिन्स electrons are present on nitrogen atom. Electrons are present on nitrogen atom. So it donates electron and shows basicity. Its basicity depends on following factors. Number 1 लिखो, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव का मतलब है लगने वाला आकर्षक प्रभाव या प्रतिकर्षी प्रभाव। आपने दो तरह के प्रभाव सीखे होंगे, एक तो प्लस आई प्रभाव और एक माइनस आई प्रभाव। मैंने इसका माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना और प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को देना। तो देखो, अगर नाइट्रोजन परमाणु पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर नाइट्रोजन परमाणु के पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो नाइट्रोजन परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों को देगा, तो फिर इस स्थिति में वह ज्यादा क्षारकता प्रदर्शित करता है। तो जितना प्लस आई प्रभाव होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उतनी ही ज्यादा क्षारकता। अगर माइनस आई प्रभाव लगेगा तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो क्या फिर नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा क्या? नहीं। इस स्थिति में एमिनो की क्षारकता घट जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला प्लस आई प्रभाव क्षारकता को बढ़ाता है और माइनस आई प्रभाव क्षारकता को घटा देता है। तो देखो, हमारे पास 3 तरह की एमिन होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। यहाँ पर एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव लगता है? प्लस आई प्रभाव लगता है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो यह आसानी से इलेक्ट्रॉनों को देगा। यहाँ पर 2 का ही प्लस आई प्रभाव है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ की तुलना में कम होंगे। यहाँ पर तो सिर्फ 1 का ही प्लस आई प्रभाव है, तो इलेक्ट्रॉन और कम होंगे। यहाँ पर प्लस आई प्रभाव है नहीं, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो आसानी से लेगा। इस वजह से क्षारकता अधिक प्रदर्शित करता है। ये समझ में आई? प्लस आई प्रभाव ज्यादा तो क्षारकता भी ज्यादा। मतलब कौन ज्यादा क्षारीय होना चाहिए? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और उसके बाद बारी किसकी आनी चाहिए? अमोनिया की बारी आनी चाहिए। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के अनुसार, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्षारकता को प्रभावित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्षारकता को प्रभावित करते हैं।
इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव क्षारकता को बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव क्षारकता को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इस स्थिति में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता बढ़ जाती है। इस स्थिति में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता बढ़ जाती है। तथा इलेक्ट्रॉन आकर्षण प्रभाव क्षारकता को घटा देते हैं, क्योंकि इस स्थिति में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता घट जाती है। नाइट्रोजनों की उपलब्धता घट जाती है। ठीक है, लिख लो ऑर्डर। ये ऑर्डर लिखना, टॉपिक मत डालना, इसके नीचे कुछ लिखना है, इसके नीचे कुछ लिखना है, आप लोग भी। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डिक्रीज और इंक्रीज बेसिसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फैक्टर्स increase basicity of amine, because in this case availability of electron on nitrogen atom increases. But electron withdrawing factors decrease basicity of nitrogen, because in this case availability of electron on nitrogen atom decreases. ठीक है, ऑर्डर लिख लो, यहां तक करो, यहां आप इसके नीचे लिखो। प्रत्येक एमिन में 3 एल्किल समूहों का प्रत्येक एमिन में 3 एल्किल समूहों का प्लस आई प्रभाव लगने से क्षारकता बढ़ जाती है। अब देखो, इन टर्शियरी एमिन ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ 3 alkyl group, आई बात समझ में। अब अगला फटाफट से अगला लिखो भाई। अब इसमें किसकी बात करेंगे भाई? हम त्रिविम फैक्टर की बात करेंगे। त्रिविम का मतलब होता है त्रिविम प्रतिबाधा। त्रिविम का मतलब क्या होता है? त्रिविम प्रतिबाधा होता है। सपोज करो, मान नाइट्रोजन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके पास अगर बड़े बड़े समूह जुड़े होंगे, उसके चारों ओर बड़े बड़े समूह जुड़े होंगे, जैसे ये नाइट्रोजन का ऐसे मैंने इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया,
तीन तीन समूह में बहुत ज्यादा प्लस साइन घुमाओ, ये आग हो गया, ये आग हो गया, ये आग हो गया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 3D ग्रेविटी की बात कर रहा हूं। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बराबर के इलेक्ट्रॉन है इसके पास। लेकिन अब ये किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो भाई इलेक्ट्रॉन तो तब देगा ना कोई जब इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी हो, और इलेक्ट्रॉन लेने का काम किसका होता है? H+ का काम होता है। तो बताओ यहाँ पर कोई भी जगह है या नहीं है? तो क्या अब ये इन इलेक्ट्रॉनों को लेने अंदर की तरफ जा पाएगा? क्या नहीं जा पाएगा। जगह होती तो इलेक्ट्रॉनों को लेने जाता, इलेक्ट्रॉन लेने जाता तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों को देता और शाखा प्रदर्शित कर देता। लेकिन इसके अंदर तीन बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन समूह उपस्थित होते हैं, जिससे नाइट्रोजन परमाणु चारों ओर से घिर जाता है। इस पर तभी प्रतिबाधा लगने लग जाती है। H+ को जाने के लिए स्थान ही नहीं मिलता। जब H+ जाएगा ही नहीं तो क्या यह इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है? क्या नहीं कर सकता, या यूं के बहुत कम इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर पाता है। H+ बहुत रेयर केस में इसके पास पहुंचेगा और तब जाकर ये इलेक्ट्रॉनों को देगा। इलेक्ट्रॉन भर के थे तो क्या इसने दे दिए? क्या नहीं, इलेक्ट्रॉनों को देगा तो शाखा रहेगी ना। ये वैसी कहानी है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन, मेरे पास नहीं, किसी आदमी के पास करोड़ों रुपए है, मेरे पास नहीं है, इसने मैंने एग्जांपल दिया। किसी व्यक्ति के पास में करोड़ों रुपए है, वो दान करना चाहता है तो कोई लेने वाला भी नहीं मिले, रोड पर बैठेगा तो अब देखो कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, पैसा रोड पर तो नहीं फेंक सकता, कोई पानी पैसा तो नहीं फेंक सकता। उसको कोई लेने वाला मिलेगा तो पैसा देगा ना, तब जाकर वो क्या कहलाएगा? दानी कहलाएगा। भाई इतना बड़ा दानी है, करोड़ों रुपए दान कर दिए इसने। समझ में आएगा नहीं? जब लेने वाला ही नहीं होगा तो काय का दानी रखे रहे पैसे को अपने पास। वही वाली कहानी यहाँ पर है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन भर के हैं लेकिन क्या देगा? क्या अरे इसमें जगह ही नहीं है तो जाएगा ना, ये जाएगा ही नहीं तो देगा किसको? इसी वजह से 3D ग्रेविटी की शाखा कम हो जाती है। इसके कारण त्रिविम प्रभाव के कारण, त्रिविम प्रतिबाधा के कारण। तो बताओ क्या अब ये अधिक शाखा प्रदर्शित करेगा? क्या नहीं करेगा। चलो 2 डिग्री से भी ले चलते हैं। एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक बच्चा सा हाइड्रोजन ऐसा। अब बताओ जगह है कि नहीं है? जगह है, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा, दो है, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा और इसके पास जो जगह भी है। तो बताओ इजीली भर के इलेक्ट्रॉन देता, माना कि यहां से कम है लेकिन है तो सही, इस वजह से भर के इलेक्ट्रॉन देता है और यह खूब शाखा प्रदर्शित करता है। तो अब त्रिविम प्रभाव में किसकी चलेगी? इसकी चलेगी या इसकी चलेगी? सीधी बात है, इसकी चलेगी। तो सबसे ज्यादा कौन होता है? 2 डिग्री। उसके बाद कौन होगा? 1 डिग्री। उसके बाद कौन होगा? सबसे कम तो इसके अंदर है, तो इसमें सबसे कम त्रिविम प्रतिबाधा, तो सबसे ज्यादा कौन होता है? 1 डिग्री। उसके बाद कौन होता है? 2 डिग्री। और सबसे कम शाखा किसकी होती है? 3 डिग्री की शाखा होती है। आप कहोगे 1 डिग्री आने के बाद लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन थोड़ी बहुत त्रिविम प्रतिबाधा यहाँ पर अगर त्रिविम प्रतिबाधा ज्यादा लग रही थी तो यहाँ पर थोड़ी कम लगेगी, लेकिन त्रिविम प्रतिबाधा लगेगी तो सही, तो उसकी तुलना में कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। लेकिन अगर हम प्राइमरी हिस्सा कर मिले तो इलेक्ट्रॉन तो ये दे रहा है और खूब जगह है, भर के H+ आएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। इस वजह से इसमें सबसे कम त्रिविम प्रतिबाधा होने के कारण यह प्राइमरी सबसे ज्यादा शाखा प्रदर्शित करता है। इसलिए त्रिविम प्रभाव के कारण सबसे ज्यादा कौन होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एक कहता है 3 डिग्री, एक कहता है 1 डिग्री। किसकी मान है? इसकी मान है या इसकी मान है? तो अब हमें क्या जाना पड़ेगा? प्रैक्टिकल पर जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। भाई 1 डिग्री की ज्यादा कि 3 डिग्री की ज्यादा? तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, ना तो 3 डिग्री की ज्यादा होगी ना ही 1 डिग्री की ज्यादा होगी। ज्यादा किसकी होती है? अरे इस बीच वाले की। ना तो इसमें ये देखो, इधर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर भी इलेक्ट्रॉन तो है, हाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं, इलेक्ट्रॉन है इसके बाद। त्रिविम प्रतिबाधा भी इतनी ज्यादा नहीं है,
इसी वजह से जीतता कौन है? ओवरऑल जो फाइनल ऑर्डर होता है ना उसमें 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में कौन आएगा 1 डिग्री, और सबसे कम कौन होगा 3 डिग्री, और सबसे लास्ट में कौन होगा अमोनिया। ये कैसा ऑर्डर है? प्रैक्टिकली ऑर्डर है। वास्तव में ऐसी होती है एमिनो की क्षारकता, एक तो कहता है ये जाना, एक कहता है ये जाना, लेकिन प्रैक्टिकली कौन सा ज्यादा? 2 डिग्री ज्यादा। ठीक है, लिखो चलो। तृतीयक एमिन में 3 एल्केन समूहों का, तृतीयक एमिन में 3 एल्केन समूहों का समूह बड़े बड़े आकार के होते हैं। कैसे? 3 एल्केन समूहों का आकार बड़ा होता है, जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर त्रिविम प्रतिबाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर त्रिविम प्रतिबाधा उत्पन्न हो जाती है, त्रिविम प्रतिबाधा उत्पन्न हो जाती है। त्रिविम प्रतिबाधा उत्पन्न हो जाती है। अतः यह आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों को दान नहीं कर पाता, अतः यह आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों को दान नहीं कर पाता। इस कारण एमिनो की क्षारकता का क्रम निम्न प्रकार होता है। एमिनो की क्षारकता का क्रम निम्न प्रकार होता है। ये वाला लिखना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बस यहां तक आप लोग देखो। इन टर्शियरी एमिन 3 alkyl groups are bulky in size. So steric hindrance present on nitrogen atom. Steric hindrance present on nitrogen atom. So it does not easily donate its electrons. That's why its basicity decreases. Order of basicity for amines can be given as ये वाला आप उपरोक्त दोनों कारकों के परिणाम स्वरूप एमिनो की क्षारकता का क्रम निम्न प्रकार होता है। उपरोक्त दोनों कारकों के फलस्वरूप एमिनो की क्षारकता का क्रम निम्न प्रकार होता है। यही करना है आपको, ना तो ऐसा लिखना है ना ऐसा लिखना है। आपको एमिनो को पहले 2 डिग्री से जाना करनी है, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और सबसे कम कौन सा? अमोनिया। यही करना है क्वेश्चन में आपको। अगर आपको 3 एमिन देता है जमाने के लिए कि जमाओ क्षारकता के क्रम में, तो सबसे आगे 2 डिग्री को जमाओगे, फिर 1 डिग्री को जमाओगे, फिर इसको जमाओगे, 3 डिग्री को, फिर अमोनिया को जमाओगे। ठीक है, कर लो। In result of above factors, order of basicity of amines can be given as लिख लो भाई 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री अमोनिया। ठीक है ना?
अब कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। अगर देखो पहला एग्जांपल, ये 2 डिग्री एमिंग हो गया, इसके बाद में मैंने इसको क्या बना दिया 1 डिग्री एमिंग बना दिया, मतलब CS3 जोड़ दिया। उसके बाद में मैंने क्या कर दिया 3 डिग्री बना दिया। उसके बाद में ये क्या हो गया भाई अमोनिया हो गया। इधर की तरफ भी CH3, इधर की तरफ भी क्या हो गया CH3, इधर की तरफ भी क्या हो गया CH3। तो ये कौन सा है 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री। बताओ कौन सा ज्यादा क्षारीय होगा, और ये भी पता है 2 डिग्री सबसे ज्यादा, 1 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे कम, और अमोनिया सबसे कम हो जाएगा। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, मैंने मैथिल को हटाकर एक ही जोड़ दिया, एक कार्बन वाले को हटाकर 2 कार्बन वाला जोड़ दिया, तो इस स्थिति में क्षारकता का निम्न क्रम होता है। देख रहा ध्यान, इसमें क्षारकता थोड़ी सी बदलती है। कैसे बदलती है भाई, मोड़ पर देखते हो। सबसे ज्यादा किसकी होती है 2 डिग्री वाली, उससे कम किसकी होती है 3 डिग्री वाली, और उससे कम किसकी होती है 1 डिग्री वाली, और सबसे कम किसकी होती है अमोनिया की होती है। ये थोड़ा सा अपवाद होता है, होना तो ऐसा ही चाहिए था, लेकिन एथिलीन के केस में ये अपवाद स्वरूप ये 3 डिग्री में की क्षारकता 1 डिग्री से क्या हो जाती है ज्यादा हो जाती है। ये एक अपवाद है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि 3 डिग्री में भी 1 डिग्री की तुलना में ज्यादा क्षारीय होता है। वास्तव में होना कम चाहिए था। ठीक है, एक सेकंड, कोई गिफ्ट कर रहा है। हाँ तो भाई ठीक है ना, तो किसकी जगह होती है 3 डिग्री वाले की जगह होती है। फिलहाल दो लिखो, लिखो एग्जांपल नंबर 1 लिखो इसके अंदर। मैथिल एमिन की क्षारकता का क्रम, मैथिल एमिन की क्षारकता का क्रम निम्न प्रकार होता है। मैथिल एमिन की क्षारकता का क्रम निम्न प्रकार होता है। लिख लो, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ मैथिल एमिन, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ मैथिल एमिन कैन बी गिवन एज, कर लो। दूसरा पॉइंट, एथिल एमिन की क्षारकता का क्रम निम्न प्रकार होता है। एथिल एमिन की क्षारकता का क्रम निम्न प्रकार होता है। लिख लो, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एथिल एमिन, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एथिल एमिन can be given like this. Can be given as, लिख लो भाई। अब लिखो थर्ड पॉइंट में तुलना करेंगे। एक एलिफेटिक एमिन की हम एरोमेटिक एमिन से तुलना करेंगे। यहाँ पर मैंने एमिन को सीधा एल्किल समूह से जोड़ दिया, तो यहाँ पर कौन सा प्रभाव लगेगा प्लस आई प्रभाव लगेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने इस NH2 को इस बेंजीन से जोड़ दिया। ठीक है ना, अब इन दोनों की क्षारकता की तुलना करनी है। तो देखो ये जो एलिफेटिक एमिन है ना, ये ज्यादा क्षारीय होता है इस एरोमेटिक एमिन की तुलना में। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन होते हैं ना, ये इसके अनुनाद में भाग ले लेते हैं। जब ये अनुनाद में भाग ले लेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते और ये इलेक्ट्रॉनों को दाखिल नहीं कर पाता। कैसे अनुनाद होता है, इधर देखो बोर्ड पर, ये ऐसे था, ये था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टूटा, ये प्लस आएगा, यहाँ पर तो माइनस आ गया।
ये प्लस जैसे प्लस आता है ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देता है और देकर क्या कर लेता है भाई बंद बना लेता है। बंद बनाकर इसमें कौन सा चार्ज आएगा प्लस चार्ज आएगा। अब बताओ क्या इस नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन बचा क्या नहीं बचा। इसी वजह से यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं लेकिन ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है इलेक्ट्रॉन था भी ले भी सही और बढ़ भी गया तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसी वजह से एलिमेंटिक एमिन इस एरोमेटिक से ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है। आइए आप समझ में इस अनुनाद को हम चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं ठीक है ना। तो लिखो थर्ड पॉइंट एलिमेंटिक एमिन एलिमेंटिक एमिन एरोमेटिक एमिन की तुलना में एलिमेंटिक एमिन एरोमेटिक एमिन की तुलना में अधिक क्षारीय होता है। अधिक क्षारीय होता है क्योंकि एरोमेटिक एमिन में नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग ले लेते हैं अनुनाद में भाग ले लेते हैं जिससे इस पर इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते जिससे इस पर इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते ठीक है ना। बना लो ये लिख लो और ये बनाने में समझ बाहर में देखो प्लस आ गया प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कर दो या इलेक्ट्रॉन आ गए थे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलो थर्ड पॉइंट एक लास्ट एग्जांपल जल्दी से करो इसको। एलिमेंटिक एमिन इज मोर बेसिक देन एलिमेंटिक एमिन इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमिन because in aromatic amine lone pair of nitrogen participate in resonance ठीक है बताओ समझ में आ रहा बन गई। दो एग्जांपल और देखना फटाफट देखो ये तो एरोमेटिक एमिन है क्या ये एरोमेटिक एमिन है क्या नहीं है। नाइट्रोजन सीधा बेंजीन से जुड़ा होगा तो भी आप उसे एरोमेटिक एमिन बोलते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन पहले CH2 से जुड़ा हुआ है फिर बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो ये एरोमेटिक एमिन नहीं है। ये कौन सा एमिन है एलिफेटिक एमिन ही है ये सीधा इससे जुड़ता तो इसको एरोमेटिक एमिन बोलते हैं। बताओ ये एरोमेटिक ये एलिफेटिक किसकी क्षारकता ज्यादा होती है अभी बताया एलिफेटिक की ज्यादा क्षारकता होती है एरोमेटिक की कम क्षारकता होती है। यहाँ तो अनुनाद चलेगा बताओ क्या यहाँ पर अनुनाद चलेगा क्या बीच में कौन आ गया CH2 अब क्या अनुनाद चलेगा क्या नहीं चलेगा तो कौन ज्यादा क्षारीय होगा ये बेंजीन एमिन इसका नाम क्या है बेंजीन एमिन लिख लेना इसके नीचे बेंजीन एमिन बोलते हैं इसको ठीक है। इन दोनों में बताओ ये भी एलिफेटिक और ये भी कौन सा एलिफेटिक एमिन बोलो कौन ज्यादा। देखो यहाँ पर ये जो पेडिल समूह होता है ना इसका कौन सा प्रभाव लगता है -I प्रभाव लगता है। बताओ इसमें कोई भी -I प्रभाव है क्या इसमें तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसमें इसका कौन सा प्रभाव लगता है -I प्रभाव -I प्रभाव लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा ये इलेक्ट्रॉनों को कार्बन से खींचेगा
और कार्बन इलेक्ट्रॉनों को इससे खींचेगा। इसमें कोई माइनस नहीं है, इसमें माइनस इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन इस माइनस इलेक्ट्रॉन के कारण घट जाएंगे, इस वजह से इसकी क्षमता कम और इसकी क्षमता ज्यादा होती है। इधर तो कोई माइनस नहीं है, इधर की तरफ इसका माइनस इलेक्ट्रॉन है, माइनस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, इसी वजह से इसकी क्षमता कम, इसकी क्षमता ज्यादा हो जाती है। लिख लो डायरेक्टली लिख लो इसको, बस इनके नाम लिखे ना, ये बेंजीन है, ये एनिलीन है, एनिलीन इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं इसको, एनिलीन। ये वापस से क्या हो गया, बेंजीन एमीन, और ये क्या हो जाएगा, मैथिलीन या मैथिलीन कर दो। आगे बात समझ कर लो बता। मार्कर ये खत्म हो गया, इसमें क्या इनको करने के बाद अगला टॉपिक देखना, एरोमेटिक एंगल की क्षमता, बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एंगल। ठीक है ना, देखो इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूं, फिर भी तक आते हैं ना आपको फिर क्वेश्चन करूंगा। ये माना कि मेरे पास कोई भी एरोमेटिक एंगल है, इसमें मैं जी को जोड़ सकता हूं, मैं इसको ऑटो पर भी जोड़ सकता हूं, मैं इसको मेटा पर भी जोड़ सकता हूं, और मैं इसको पैरा पर भी जोड़ सकता हूं। और तो मेटा पैरा ये चीज किया जहां पर मैं जोड़ सकता हूं, इन्हीं की हमें तुलना करनी है। ऑटो वाला ज्यादा होगा कि मेटा वाला ज्यादा होगा कि पैरा वाला ज्यादा होगा, या फिर वो जिसमें कुछ नहीं जुड़ा हो ये वाला ज्यादा होगा, इन चारों की हमें तुलना करनी है। तो ध्यान रखना अगर कोई भी समूह चाहे उसका इलेक्ट्रॉन देने वाला प्रभाव हो, एक चीज ध्यान रखना इसकी कैसे, चाहे उसका इलेक्ट्रॉन को देने वाला प्रभाव हो, चाहे उसका इलेक्ट्रॉन को लेने वाला प्रभाव हो, दोनों के केस में जो ऑर्थो वाला होता है ना उसकी क्षमता कम हो जाती है। आई बात समझ में, चाहे इलेक्ट्रॉनों को देना हो चाहे लेना हो, लेकिन अगर कोई भी समूह जुड़ गया ऑर्थो पर जुड़ गया तो उसकी क्षमता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में इन दोनों के बीच में त्रिविम प्रतिबाधा लगने लग जाती है। आई बात समझ में, जैसे ही ऑर्थो पर जुड़ेगा इन दोनों के बीच में त्रिविम प्रतिबाधा लगती है और क्षमता कम हो जाती है। ये खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, कल पढ़ते हैं भैया ना।